हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छोटा बब्बन और स्वागत है आप सभी का एक्शन रिएक्शन में। फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली वीडियोस में हमने आपको कई ऐसे प्रूफ बताए जो ये इशारा करते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत काल्पनिक भगवानों द्वारा नहीं बल्कि धरती के प्राचीन वातावरण में भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के चलते धरती पर जीवन पैदा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर देखें। दोस्तों, आज के समय में हम सभी को पता है कि धरती 4.5 अरब साल पहले बनी थी और धरती पर जीवन की शुरुआत 3.5 अरब साल पहले हुई थी और करोड़ों साल पहले डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। इन सारी चीजों के बारे में वैज्ञानिकों को कैसे पता है? वैज्ञानिक इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सारी घटनाएं इतने वर्ष पहले घटित हुई थी? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के आधार पर हम यह भी जानेंगे कि धार्मिक कहानियों में कितनी सच्चाई होती है। शायद आपको इसका जवाब इस वीडियो से मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाकर के आपको यह वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो दोस्तों, कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है इसका पता कैसे लगाया जाता है, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से पहला तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग का। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेडियो कार्बन डेटिंग की यह तकनीकी 1940 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में विलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित की गई थी और इस तकनीकी में रेडियो एक्टिव कार्बन तत्व का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें हमेशा निकलती रहती हैं और इन किरणों के निकलने से रेडियो एक्टिव तत्व हमेशा नष्ट होते रहते हैं, लेकिन इनके जो नष्ट होने का तरीका है कुछ अलग होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसका भार 1 किलोग्राम के आसपास में है, मान लीजिए यह 10 सालों में नष्ट होकर के आधा किलोग्राम रह जाता है और 20 सालों में इस तरह देखा जाए तो पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक रेडियो एक्टिव तत्व इस तरह से नष्ट नहीं होता। इसके नष्ट होने का तरीका कुछ इस तरह है कि जैसे अगर एक रेडियो एक्टिव तत्व 1 किलोग्राम है, अगर 10 सालों के बाद वह आधा किलोग्राम रह जाता है तो जो आधा किलो होगा उसको 250 ग्राम होने में दोबारा से उसको 10 साल लगेंगे और 250 ग्राम का 125 ग्राम होने में उसको दोबारा से 10 साल लगेंगे। ठीक इसी तरह जो है यह क्रम चलता रहता है। इसका मतलब हुआ एक रेडियो एक्टिव तत्व अपनी मौजूदा मात्रा चाहे उसकी जितनी भी हो उसका आधा होने में एक फिक्स टाइम लेता है और हम इस फिक्स टाइम को ही हम रेडियो एक्टिव तत्व का हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, मतलब कि अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वे कुछ न कुछ हमेशा नष्ट होते रहते हैं और उनको पूरी तरह से नष्ट होने में अरबों साल का टाइम लग जाता है और हो सकता है अरबों साल बाद भी वह पूरी तरह से नष्ट ना हो। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्व खोज चुके हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि प्रत्येक एलिमेंट छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं और प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं किसी भी एटम में और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिन करता है, मतलब चक्कर काटता है। किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह हमेशा बराबर होती है ज़्यादातर केसों में। किसी परिस्थितियों के चलते जब नाभिक में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की संख्या कम या फिर ज़्यादा हो जाती है तो नाभिक को बांध कर रखने वाला जो फोर्स होता है वह डिसबैलेंस हो जाता है। जब तक यह फोर्स नाभिक को बांध कर रखने में समर्थ होता है तब तक नाभिक स्थिर यानी कि सामान्य नाभिक की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन जब कभी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा ही कम और अधिक हो जाती है तो उस समय नाभिक को बांध कर रखने वाला फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रख सकने में असमर्थ हो जाता है और वह तत्व एक रेडियो एक्टिव तत्व बन जाता है और इसके बाद यह रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है, जिसकी वजह से वह तत्व धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको C का सिंबल दिख रहा है यह एक कार्बन तत्व का सिंबल है। कार्बन तत्व के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह कार्बन तत्व जैसा बिहेव करेगा। इस कार्बन तत्व के 2 आइसोटोप होते हैं जिनका नाम है C613 और C614। जो C613 होता है उसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं और जो C614 होता है उसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। जो C613 होता है वह एक स्थिर आइसोटोप होता है, जबकि C614 जो होता है वह एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इस वजह से इसमें से हमेशा रेडिएशन निकलता रहता है और इस रेडिएशन के निकलने की वजह से लगातार यह नष्ट होता रहता है और इस कारण से इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है 5730 साल होता है।
इसका मतलब C614 एक रेडियो एक्टिव तत्व बनने के बाद वह अपनी मौजूदा मात्रा का 5730 सालों में आधा रह जाता है। तो दोस्तों इन सारी जानकारियों से हम रेडियो कार्बन डेटिंग को अब आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होती है वह गैस के रूप में पूरे वायुमंडल में फैली हुई है और नाइट्रोजन गैस के एक एटम में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें और सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें लगातार नाइट्रोजन गैस से टकराती रहती हैं। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो न्यूट्रॉन से बनी होती हैं। जब ये न्यूट्रॉन युक्त कॉस्मिक किरणें नाइट्रोजन के परमाणुओं से टकराती हैं तो नाइट्रोजन के नाभिक से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन का यह एटम अब C614 यानी कि कार्बन में बदल चुका है अब, और हमें यह पता है कि जो C614 है वह कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और यही C614 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों इस तरह हमारे वायुमंडल में 3 प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसमें से पहला है C612O2 और दूसरा है C613O2 और तीसरा है C614O2। तो दोस्तों इस तरह हमारे वायुमंडल में 3 प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक फिक्स रेशियो में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि सभी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों जब कोई भी पेड़ पौधे या फिर वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो उसमें से जो कार्बन होता है उसे अवशोषित कर लेते हैं और जो ऑक्सीजन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे और वनस्पतियों द्वारा कार्बन लिया जाता है वह पेड़ के शरीर का निर्माण करता है और जो कार्बन इनके द्वारा लिया जाता है उसमें C12, C13 और C14 ये तीनों ही एक निश्चित अनुपात में होते हैं और हमारे वायुमंडल में भी ये C12, C13 और C14 एक निश्चित अनुपात में ही मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पेड़ पौधे और वनस्पतियों में कार्बन की एक फिक्स मात्रा होती है और इन सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियों को जानवर और इंसान अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन की मात्रा जो होती है वह जानवर और इंसानों के शरीर में चली जाती है। तो दोस्तों धरती पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं सभी के शरीर में C12 और C14 की एक निश्चित मात्रा होती है। जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक इसमें C12 और C14 की मात्रा स्थिर बनी रहती है, लेकिन जब जैसे ही कोई भी पेड़ पौधा या फिर कोई इंसान जैसे ही मरता है उसमें जो C12 और C14 की मात्रा होती है उसका आदान प्रदान यानी कि ट्रांसमिशन जो है रुक जाता है। तो दोस्तों जो C12 होता है वह एक स्थिर तत्व है, जबकि C14 जो होता है वह एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इस वजह से पेड़ पौधे, इंसान और जानवर के मर जाने के बाद जो C12 होता है वह स्थिर बना रहता है, लेकिन जो C14 होता है वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। और हमें पता है कि जो C14 होता है उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है 5730 साल होता है। इसका मतलब C14 जो होता है वह 5730 वर्षों में अपनी मौजूदा मात्रा का आधा रह जाता है। तो दोस्तों जब किसी आर्कियोलॉजिस्ट को पेड़ पौधे, जानवर या फिर किसी इंसान का कोई भी जीवाश्म मिलता है तो सबसे पहले वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करता है कि जीवाश्म में जो C14 होता है उसकी कितनी मात्रा बची हुई है। इसके बाद यह पता लगा जाता है कि जीवाश्म जब जिंदा था तो उस समय उसमें C14 की मात्रा कितनी थी। इन सारी कैलकुलेशन से यह पता लगाया जाता है कि जो C14 होता है अब तक कितना नष्ट हो चुका है। यह पता लग जाने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि जीवाश्म कितने सालों पहले या कितने हजारों साल पहले जिंदा था या फिर अस्तित्व में था। इस तरह रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक कोई भी जीव या फिर पेड़ पौधा कितने हजारों साल पहले अस्तित्व में था या फिर जिंदा था यह पता लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग के कुछ लिमिटेशन हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से केवल 50,000 से लेकर के 60,000 साल पुरानी जीवाश्मों का ही केवल पता लगाया जा सकता है। इससे अधिक पुरानी जीवाश्मों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हर एक तरीके में अलग अलग प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व का सहारा लिया जाता है। जैसे कि यूरेनियम डेटिंग मेथड में इसमें यूरेनियम 335 और यूरेनियम 338 का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों जो इसमें से यूरेनियम 335 होता है इसका हाफ लाइफ टाइम 700 मिलियन वर्ष होता है और जो यूरेनियम 338 होता है इसका हाफ लाइफ टाइम 4.5 अरब साल होता है और इस विधि से 4.5 अरब साल पुराने जीवाश्मों का पता लगाया जा सकता है। दूसरी विधि आती है सैमेरियम नियोडीमियम डेटिंग मेथड्स। इसमें मुख्य रूप से सैमेरियम और नियोडीमियम रेडियो एक्टिव तत्व का सहारा लिया जाता है और इसी विधि से 2.5 अरब साल पुराने जीवाश्मों का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद तीसरी विधि आती है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग मेथड्स और इस विधि में पोटेशियम और ऑर्गन तत्व के आइसोटोप का सहारा लिया जाता है। इस विधि से 1.3 अरब साल पुराने जीवाश्मों का पता लगाया जा सकता है।
तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन सभी रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करके पुरातत्व वैज्ञानिक पुराने से पुरानी चीजों की एज का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि धरती 4.5 अरब साल पहले बनी थी और धरती पर जीवन 3.5 अरब साल पहले पैदा हुआ था। दिसंबर 2017 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 3.45 अरब वर्ष पुरानी ऑस्ट्रेलियन एपेक्स की चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि धरती पर जीवन 3.5 अरब साल के आसपास में पैदा हुआ था। सन 2013 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 3.48 यानी कि 3.5 अरब पुराने माइक्रोबियल मैच फॉसिल से यानी कि सूक्ष्म जीवों की चट्टानी परत मिली थी। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, जो कि अंटार्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में पड़ता है, वहां पर ग्रेफाइट और स्ट्रेमेटोलाइट्स की 3.7 अरब पुरानी चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले थे। सन 2016 में 3.5 से 3.8 अरब पुरानी ज्वालामुखी की चट्टानों के बीच हाइड्रोथर्मल वेंट में सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लास्ट इनवर्स कॉमन एंसेस्टर यानी कि लूसा पहला ऐसा सूक्ष्म जीव हो सकता है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन आज मौजूद है। इसलिए दोस्तों कुछ वैज्ञानिक धरती पर जीवन कैसे पैदा हुआ इसका जवाब देने के लिए लूसा थ्योरी का समर्थन करते हैं और उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जीवन की पहली शुरुआत ज्वालामुखी के दरारों से शुरू हुई थी। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा कि किसी भी जीवाश्म की जो एज होती है वो कैसे पता करते हैं वैज्ञानिक। तो दोस्तों अगर हम सभी धार्मिक किताबों की बात करें तो सभी धार्मिक किताबें ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पुरानी हैं और इन धार्मिक किताबों में बताए गए सभी कैरेक्टर जो धरती पर पैदा हुए, किताबों के अनुसार इन सभी कैरेक्टर का राजाओं जैसा शासन था और तरह तरह की लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और जैसा कि धार्मिक किताबों में अक्सर बताया जाता है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल करके यह पता लगाया जा सकता है कि इन कैरेक्टर का अस्तित्व था या फिर नहीं था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऐसा कोई भी जीवाश्म अभी तक नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध होता हो कि धार्मिक कहानियों में बताए गए भगवान और महापुरुष धरती पर कभी पैदा हुए। धार्मिक कहानियों में लिखे गए कैरेक्टर किसी भी बात को समझाने के लिए एक माध्यम हो सकते हैं, इस बात को वैज्ञानिक भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इन कैरेक्टर का सत्य से कोई लेना देना है ऐसा कोई भी प्रमाण धार्मिक लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।